पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पीरियोडिक टेबल में कैसे पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप इस सब का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और सारे पीरियड के एलिमेंट्स को भी लिखा गया था बोर्ड पर, और ग्रुप वाइज भी लिख दिए थे बहुत से ग्रुप का नाम, और सभी ग्रुप का नाम, इनफैक्ट सभी 18 ग्रुप्स का नाम भी मैंने लिख दिया था। उसमें नाम सबका याद करने के लिए बताए थे किस ढंग से याद करना है। आई होप कि तुम लोग उसको देखा होगा। और आज जो है तुमको जैसे कुछ ब्लॉक में हैं तो कुछ ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं, और आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ फिजिकल ट्रेंड्स जो होते हैं, ट्रेंड्स इन जो पीरियोडिक टेबल हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब इस सब का डिफिनेशन, उसको किस तरह से वह पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार वेरी करता है, ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज, कहाँ पर क्या एक्सेप्शंस हैं, ये सब जितने जो तुम्हारे दिया हुआ है बुक्स में जो तुम्हारा है, जैसे एनसीईआरटी बुक, बाकी डिटेल के लिए तुम एनसीईआरटी बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हो। तो इन सबों का स्टडी आज करेंगे। तो हम लोग जो है पहले देख लेते हैं, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में था, एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप थे हमारा। एस ब्लॉक एलिमेंट में तुमको कौन कौन ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 थे। तो ये सारे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो है तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 1 के एलिमेंट थे तुम्हारा ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 1 को क्या कहते हैं हम लोग, एल्कली मेटल, इसको कहते हैं हम लोग एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 हो गए एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल ये जो तुम्हारे होते हैं ये सब रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये सब क्या है तुम्हारे, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो मतलब आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं ये। तो दीज आर रिएक्टिव मेटल्स। ये तुम्हारा क्या हो गए, रिएक्टिव मेटल्स हो गए। तो जाहिर है रिएक्टिव मेटल है तो ये जो नेचर में है, ऑक्सीजन है, वाटर है, इन सबों से रिएक्शन कर लेंगे तो ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। और इसलिए क्या कह सकते हैं हम लोग, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, बिकॉज कि ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, सारे कंपाउंड में मिलते हैं। जैसे कि तुमको कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि तुम्हारा लाइम स्टोन उसमें मिलेंगे, सोडियम है तो उसका अपना एक और होगा जो कि उसके साथ, या NaCl के रूप में जो बहुत ज़्यादा सोडियम है जो कि वाटर में तुम्हारा डिजॉल्व है, सॉल्ट के रूप में मिलता है। इसलिए सारे लोग जो है फ्री स्टेट में मिलके कंपाउंड के रूप में रहते हैं। ये रिएक्टिव होते हैं, इनकी जो है तुमको काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन कर पाते हैं सबके साथ। और इनका जो है तुम्हारा ये तुमको मतलब कि कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं। इनके कंपाउंड जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, कंपाउंड कलरलेस होते हैं। इसके रंग कलरफुल नहीं होंगे, कलर्ड नहीं होते हैं इसके। तो ये एस ब्लॉक के कंपाउंड से कुछ मुख्य कैरेक्टर्स हैं। इनके जो तुम्हारा है ये कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम देता है, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर, कैरेक्टरिस्टिक कलर इन फ्लेम, इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या फ्लेम कह सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग फ्लेम टेस्ट भी कहते हैं। तो सबका अलग अलग कलर होता है। जिसका एस ब्लॉक का जब पढ़ाई करेंगे हम लोग तो उसमें, और फ्लेम का किसका कलर का, जैसे सोडियम का येलो रंग होता है, तो लिथियम का अपना है, सबका अपना अपना कलर है तुम्हारा, पोटेशियम का वायलेट है। तो इस तरह सबका कलर है जिसका आपकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ग्रुप 1 के साथ साथ ग्रुप 2 में भी देते हैं, जैसे बेरियम ग्रास ग्रीन होता है, उसी ढंग से स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड कलर है, ब्रिक रेड कलर है। तो सबका मैंने कैल्शियम का भी रेड कलर का आता है। तो फ्लेम टेस्ट में अलग अलग कलर देते हैं। जैसे कलर टेस्ट भी एस ब्लॉक एलिमेंट में याद करोगे तो ये सब एस ब्लॉक के कुछ क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट के तुम्हारा कहते हैं कुछ मेन कैरेक्टर्स हो गए। और ये जहाँ तक है इसका जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता था एस ब्लॉक एलिमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता था इसका, इलेक्ट्रॉनिक जनरल NS1 या 2।
ऐसा हो गया। और इसके पीछे के जो n-1d वो सब पूरा भरा हुआ रहेगा। अगर n-1 अगर d ब्लॉक रहेगा तो वो d10 रहेगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह है। और जाहिर है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट का अगर नाम याद होगा तो काफ़ी आसान है लिखना। ग्रुप 1 के कौन कौन एस ब्लॉक में जो आते हैं, तुम्हारा एस ब्लॉक के एलिमेंट में हाइड्रोजन हीलियम तो है ही एस ब्लॉक के एलिमेंट, हाइड्रोजन हीलियम और जिसको एस ब्लॉक का ही माना जाता है। इसके अलावा जो है और तुमको जैसे है मैंने ग्रुप 1 में तुम्हारा आ गया, ग्रुप 1 में कौन कौन आ गया तुम्हें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ग्रुप 2 में जहाँ तक आ गया, ग्रुप 2 में क्या आ गया तुम्हें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। तो ये तुम्हारा एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट हो गए यहाँ पर। और सारे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ मेन फीचर्स भी हम लोगों ने देखा। अब बाकी जो तुम्हारा अब इसके बारे में क्लास 11 का ही जो तुम्हारा है हाइड्रोजन के लिए एक अलग चैप्टर दिया गया है। तुम्हारा जो सेकंड पार्ट ऑफ जो एनसीईआरटी बुक है उसका उसमें हाइड्रोजन के लिए एक अलग से चैप्टर है। उसका एस ब्लॉक का डिटेल में एक अलग चैप्टर दिया गया है, तो उसमें इससे ज़्यादा अधिक जो चर्चा है उसमें की जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं इसी में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। चलो तो इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर सकते हो। एस ब्लॉक एलिमेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ लिया। अब है तुम्हें पी ब्लॉक एलिमेंट का कुछ चर्चा करते हैं हम लोग। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का जो था ग्रुप कहां से कहां तक था तुम्हें पता होगा, 13 to 18, जो कि 12 जोड़ते हैं लास्ट पी इलेक्ट्रॉन में तो वो तुमको 13 to 18 आ जाता है। तो 13 से 18 जो ग्रुप्स हैं दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के क्या कुछ कैरेक्टर्स हैं। पी ब्लॉक में क्या होता है तुमको, मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, उसमें सारे होते हैं, मतलब मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट इसमें जो है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 है। इसमें मतलब 6 ग्रुप हैं इसमें, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो इसमें जो तुम्हारे हैं जो राइट साइड आते हैं तो ग्रुप 18 में तुम्हारा जो है ग्रुप 13 जो तुम्हारा है, ग्रुप 13 जो कि एक बोरोन फैमिली है। इसमें तुमको बोरोन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो ये जो तुम्हारा होते हैं बोरोन तुम्हारा इसमें क्या है, ये नॉन मेटल हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये नॉन मेटल में आते हैं। और बाकी जो है तुम्हारा ये सब मेटल्स में आ जाते हैं। इस फैमिली में ये सब क्या है तुम्हें, ये मेटल में आते हैं। ये तुम्हारा हो गया बोरोन फैमिली में है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और ये जो तुम्हारे होते हैं गैलियम का जो है तुम्हारा जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये करीब करीब तुमको 302 केल्विन के होता है। 302 केल्विन का मतलब मेल्टिंग पॉइंट ये मेल्ट कर जाएगा 302 केल्विन पर। 302 अगर कर दें तो 29 डिग्री सेल्सियस करीब करीब। तो 29 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री पर ये क्या करते हैं, इसका मेल्ट कर जाते हैं। तो ये लिक्विड स्टेट में पाया जा सकता है, बाकी लोग सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। बाकी सॉलिड में ही पाया जाता है ये तुम्हारा जो है। लेकिन ये जो तुम्हारा होगा ये क्या हो सकता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट किसका, गैलियम का, इसका हो गया तुम्हारा। और जहाँ तक कि इसका जो कि ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट का तुम्हें देखें, पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, NS2 NP 1 से लेके 6 तक, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसका। और इसमें जैसे 12+1 कर दिए 13 हो गया ग्रुप, और 12+6 कर दिए तो 18 ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप 1 के हो गया। इसमें तुमको जैसे जैसे जाएंगे मेटलिक प्रॉपर्टी क्या आती है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है। और मेटलिक प्रॉपर्टी तो जाहिर है कि ये तुम्हारा नॉन मेटल है और ये सब मेटल्स में आते हैं। और इसमें जब केमिकल प्रॉपर्टीज की जब चर्चा करेंगे ट्रेंड्स तो उसमें कुछ और भी चर्चा इसकी करेंगे। ग्रुप 14 में जहाँ तक है, ग्रुप 14 जो तुम्हारा है कैरेक्टरिस्टिक, इसमें मेटल्स भी हैं। और ग्रुप 14 की बात करते हैं, ग्रुप 14 में आते हैं। ग्रुप 14 जो तुम्हारा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड है। तो कार्बन और तुम्हारा क्या है यहाँ पर नॉन मेटल है। कार्बन आ गया तुम्हें नॉन मेटल में आ गया। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या है तुम्हें, मेटेलॉइड्स हैं, मेटेलॉइड्स हैं ये। और ये जो तुम्हारा है एंटीमनी एंड ये SN and PB ये मेटल है तुम्हारे इसमें।
इस ग्रुप में इसको मेटल कैटेगरी में रखा गया है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसमें दोनों सभी रहते हैं। तो ये सब रिएक्टिव मतलब कार्बन की सबसे यूनिक चीज़ होती है कि इसके जो मोस्ट मतलब कि जो कंपाउंड पाए जाते हैं ये टेट्रावैलेंसी कारण काफ़ी स्टेबल होता है। और इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने एलिमेंट इसके काफ़ी कंपाउंड होते हैं कार्बन के, ये टेट्रावैलेंसी होने के कारण काफ़ी स्टेबल होते हैं। ये टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टीज को कहते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि ये तुमको बहुत सा किधर से भी आप स्टेट चेन, ब्रांच चेन जहां से मैंने जोड़ दीजिए। और इसीलिए इसके जितने कंपाउंड्स हैं काफी कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा कार्बन का ही केमिस्ट्री अलग से इसका ब्रांच कर दिया गया है। ये बहुत से कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन की एक बिल्कुल यूनिक करेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। और टेट्रावैलेंसी तो इसे सिलिकॉन वगैरह की भी है, लेकिन वो मेटलॉइड, तो सिलिकॉन भी काफ़ी अबंडेंट है अर्थ पे, दैट इज वो जो अर्थ क्रस्ट है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, तो वो तुम्हारा है सिलिकॉन, उसमें पाए जाते हैं। और आजकल जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर में यूज भी आता है। तो ये सब तुम्हारा सेमीकंडक्टर में यूज होने वाले भी मटेरियल्स हैं। और जो गैलियम, इंडियम, ये सब जो है उसमें गैलियम, इंडियम, ये सभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रयोग में आते हैं। तो ये सब तुम्हारे हो गए। तो ये ग्रुप 14 का कुछ जानकारी हो गया तुम्हें इसमें जो कि है। और टीम तुम्हारा जो हो गया एशन और लेड, ये मेटल में आते हैं तुम्हारा। तो ये तुम्हारा जो है मेटल में आ गया, तुम्हारा हैवी मेटल में। तो अब है तुम्हारा, इसके बाद आता है ग्रुप 14 के बाद ग्रुप 15 एलिमेंट आते हैं। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली है तुम्हारा। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ऊपर से नीचे फिर मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस इसको नॉन मेटल में लिया गया है, ये नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी को लिया गया है, मेटलॉइड्स में है, मेटलॉइड्स हैं ये। और बिस्मथ मेटल में है, ये बिस्मथ किस में आ गए, मेटल में आ गए। तो मेटलिक करेक्टर रखेंगे, लेकिन ये सब मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं होते, ये सब कम रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो ग्रुप 15 हो गया तुम्हारा ये। ग्रुप 16 इसको हम लोग कहते हैं चैल्कोजेन्स। इस ग्रुप को नाम चैल्कोजेन कहलाता है। ये चैल्कोजेन के नाम से जाना जाता है इस फैमिली को। ये ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो ये तुम्हारे हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम इसको मेटल, इसको क्या रखा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम को क्या रखा, नॉन मेटल है, इसमें नॉन मेटल में इसको रखा गया। और टेल्यूरियम एंड पोलोनियम मेटलॉइड में रखा गया इससे। इसमें तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल तुम अपने बुक का देख सकते हो, इसमें मेटलॉइड में रखा गया है इसे। तो ये तुम्हारा हो गया ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। इसमें रिएक्टिव नॉन मेटल है, काफ़ी ऑक्सीजन काफ़ी रिएक्टिव है, जो कि एयर का मुख्य पार्ट भी है। तो बहुत से ऑक्साइड से काफ़ी कंपाउंड के ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल हो या नॉन मेटल, सबके साथ रिएक्शन करके बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड, मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिक हो सकते हैं, एसिडिक होते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बट सम जो है तुम्हारा, जैसे कि कुछ नॉन मेटल, कुछ ऑक्साइड हैं जैसे कि NO, N2O, CO, ये सब क्या जाते हैं, NO जैसे तुम्हारा है मेटल के, जैसे मैंने कहा मेटल में जैसे तुम्हारा आ गया Al2O, मतलब जैसे Al2O3 और जैसे है एम्फोटेरिक भी होते हैं कुछ ऑक्साइड, जैसे सोडियम का Na2O क्या हो गया तुम्हारा मेटल के ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, मेटल ऑक्साइड्स ये बेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो गए, एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं ये, जनरली एसिडिक इन नेचर। लेकिन नॉन मेटल में जैसे है तुम्हारा CO, कुछ नॉन मेटल हैं जैसे NO, N2O, ये सब न्यूट्रल होते हैं, ये ना एसिड होंगे ना बेसिक होते हैं ये। और कुछ इसके बाद है कि कुछ मेटल भी तुमको बहुत हाई स्टेट में एसिडिक भी होते हैं, तो उसकी चर्चा खैर जब डी ब्लॉक हम लोग पढ़ेंगे तो उस डी ब्लॉक के कुछ हैं जो कि मेटल जो कि वो एसिडिक कैरेक्टर भी रखते हैं। तो उसकी चर्चा जब D एंड F ब्लॉक पढ़ाई करेंगे हम लोग क्लास 12 में, तो उसकी चर्चा की जाएगी अलग से। तो ये तुम्हारा हो गया इसका जो तुम्हारा मेटल ऑक्साइड के बारे में, ऑक्सीजन ग्रुप का तुम्हारा जो फैमिली है उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और पोलोनियम तुम्हारा, ये जो पोलोनियम है तुम्हारा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव की यहीं से श्रेणी शुरू हो जाती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, रेडियो एक्टिव होते हैं ये। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या कहते हैं, ये अल्फा रेडिएशंस करते रहते हैं, इसके अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं, इसकी अनस्टेबल न्यूक्लियस कहते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस।
तो यहाँ से रेडियो एक्टिव की शुरू हो जाती है 84 के बाद, 84 से लेकर के आगे के जितने एलिमेंट हैं सारे रेडियो एक्टिव ही होते हैं। तो ये होगा तुम्हारा ग्रुप 16 की बात। ग्रुप 17 आते हैं। ग्रुप 17 ये नॉन मेटल का काफी रिएक्टिव फैमिली है, जिसको हम लोग हेलोजन के नाम से भी जानते हैं, हेलोजन। तो इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो एस्टेटिन ये तो नॉन मेटलॉइड में आ गया, मेटलॉइड। बाकी लोग क्या है, नॉन मेटल ही हैं, इसको नॉन मेटल में ही रखा गया है, इसमें मेटल नहीं है। और इसके आगे जो एलिमेंट जो नए आए हैं दैट इज 117, वो तुम्हारा क्या हो सकते हैं, 117 वो तुम्हारे मेटल भी हो सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जब पता चलेगी तो पता चलेगा। जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, जो कि अभी डिस्कवरी भी हुई है, तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी। ग्रुप 18 की बात करते हैं। ग्रुप 18 है तुमको नोबल गैस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नोबल गैस। इसमें क्या है, हीलियम आ जाता है तुम्हारा, जो कि हीलियम तुम्हारा ऐसे है जो कि एस ब्लॉक है, हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत कम रिएक्शन करते हैं, लेकिन अभी जो है तुमको कुछ जैसे कि जेनॉन के बहुत से कंपाउंड्स ऐसे पता चले हैं, क्रिप्टन के लिए हैं, लेकिन हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सब के कंपाउंड्स के बारे में अभी कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जेनॉन, रेडॉन तो खैर रेडियो एक्टिव ही है, तो यहाँ एस्टेटिन भी रेडियो एक्टिव है, और ये भी जेनॉन भी जहाँ से आगे रेडियो एक्टिव का ही शुरू हो जाता है। तो जेनॉन तुम्हारा रेडॉन हो गया, और तुम्हारा क्या कहते हैं एस्टेटिन, ये सब क्या हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए तुम्हारा। एस्टेटिन क्या हुआ तुम्हारा, रेडियो एक्टिव हो गया ये, और ये रेडियो एक्टिव है ये भी। फिर ये तुम्हारा रेडॉन भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जहाँ तक है, ये सब सारे काफ़ी रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब काफ़ी रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं। तो ये सब पी ब्लॉक के क्या हुए, कुछ जनरल कैरेक्टर्स हो गए। इसमें तुमको जो है ये वेरिएबल जो हमारे कहते हैं वैलेंसी भी रखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अलग अलग वेरी करते हैं। ऑक्सीजन जैसे कि ऑक्सीजन के भी रहते हैं, नाइट्रोजन के बहुत से कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके कंपाउंड बनाता है। तो इस तरह की इसकी जो चर्चा है, ग्रुप जो क्लास 11 है उसमें हम लोग ग्रुप 13, 14, 15 भी कुछ देखते हैं हम लोग, 15, 16, 17, 18, ये क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में तुमको दिया हुआ है। तो उसकी चर्चा हम लोग फिर अलग चैप्टर में करेंगे। तो क्लास 11 का जो सेकंड वॉल्यूम बुक है उसमें हाइड्रोजन, मैंने कहा जो एस ब्लॉक से है, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट एक एक्सरसाइज वाइन ऑर्गेनिक का, और उसके बाद तुम्हारा दूसरा है एक पी ब्लॉक एलिमेंट, उसकी इतने पढ़ाई करेंगे। फिर जो ग्रुप और कुछ पी ब्लॉक का जैसे 15, 16, 17, 18 ये चर्चाएं क्या होती है क्लास 12 में होगी, वो एक फिर अलग से एक बड़ा चैप्टर है। तो इस प्रकार से पी ब्लॉक की हम लोग पढ़ाई अलग अलग चैप्टर में करेंगे, उसके कंपाउंड्स, उसके कौन से कैसे वेरी करते हैं। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया ये। अब हम लोग कुछ डी ब्लॉक का भी देख लेते हैं। इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में है तुम्हारा, डी ब्लॉक के एलिमेंट का कुछ है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, तुमको काफ़ी रिएक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन ये वेरिएबल वैलेंसी शो करने के कारण, इसकी वैलेंसी वेरिएबल शो करते हैं, जिसके कारण कि ये कैटलिस्ट में भी कैटलिटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो ये सब इनकी विशेषताएँ हुई डी ब्लॉक के। तो इसका देख लेते हैं हम लोग, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये तुम्हारा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है n-1d, 1 से 10 तक होता है, और ns 1 से 2 तक। जैसा जो ग्रुप नंबर जो निकालते थे हम लोग, क्या करते हैं, इसका s का इसमें 0 से 2 भी कर सकते हैं, मतलब कि 0 से भी 2 होता है, इसमें एक आध में 0 भी एक्सेप्शन आता है, 0 से 2 तक। तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा, इसका ग्रुप नंबर शुरू होता है ग्रुप नंबर 3 to 12। इसका डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3 to 12 है। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहलाएगा, बिकॉज कि ये क्या होते हैं तुमको, ये एस और पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड कंबाइंडली कॉल्ड
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। S and P block elements are called representative एलिमेंट, इसको कहते हैं हम लोग। और D जो है तुमको दोनों के बीच का कड़ी है S के बीच में, इसलिए ट्रांजिशन कहते हैं। D ब्लॉक तो क्या कहते हैं हम लोग? D ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और F ब्लॉक को कहते हैं हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये F ब्लॉक के लिए नाम दिया जाता है। तो D ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो होती है विशेषता है तुमको, ट्रांजिशन एलिमेंट ये तुमको फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड, ये शोज वेरिएबल वैलेंसी, शोज वेरिएबल वैलेंसी, एक से ज़्यादा वैलेंसी ये शो करते हैं। जैसे Fe है +2 +3, कॉपर +1 +2, इसी तरह से और भी जो कंपाउंड्स हैं, जो एलिमेंट हैं, वो भी वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे। तो ये तुम्हारा होता है। और ZnCdHg ये इसके ग्रुप में आते हैं, तो वो वोलेटाइल मेटल होते हैं, तो वो ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेगा। ZnCd ग्रुप 12 एलिमेंट है, और वेरिएबल वैलेंसी भी कौन नहीं शो करेगा? एक्सेप्ट ग्रुप 12 एलिमेंट, वो नहीं शो करेगा, एक्सेप्ट ग्रुप 12 एलिमेंट। ग्रुप 12 जो तुम्हारा है, ग्रुप 12 एलिमेंट जो है तुमको, ग्रुप 12 एलिमेंट जो कि ZnCdHg है, वो तुमको क्या होता है? वोलेटाइल मेटल होते हैं, वो +2 ही सिर्फ शो करेगा वैलेंसी, और वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करा। तो ये तुम्हारा दूसरा होता है वेरिएबल वैलेंसी शो करना। ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, कैटालाइटिक, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी ये शो करेगा, मतलब कैटलिस्ट के रूप में काम करता है इस ग्रुप D ब्लॉक एलिमेंट। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक इसमें सब्सटेंस आते हैं। Fe कोबाल्ट निकेल ये क्या होते हैं तुम्हारा? ये पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक होते हैं। Fe कोबाल्ट और निकेल ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक, स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड ये होते हैं। बाकी भी एलिमेंट कहते हैं उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी तुमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में शो करते हैं, दैट इज वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और भी एलिमेंट होते हैं जो कि पैरामैग्नेटिक, बहुत से एलिमेंट है इसमें। तो ये तुम्हारा इसकी एक खासियत होती है, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। और दूसरा एक अलग तरह का कंपाउंड है जिसको कहते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका भी फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एक अलग तरह का कंपाउंड जैसे कि इस तरह का कंपाउंड, इसमें कि कम्प्लेक्स आयन होते हैं, K4FeCN6। तो ये तुम्हारा हो गया जैसे इस तरह का कंपाउंड तुम्हारा, जैसे कि है CuNH3 जैसे कि इस तरह के कंपाउंड होते हैं, CuNH3 SO4। तो ये सब जो कम्प्लेक्स आयन होते हैं, जैसे ये टूटेगा ना वाटर में, तो ये तुमको ये दोनों अब कॉपर और ये अलग नहीं होंगे। जैसे Fe और Cn हमेशा साथ ही रहेंगे। तो इस तरह के आयन को हम लोग कम्प्लेक्स आयन कहते हैं। इस तरह के कंपाउंड भी कौन बनाते हैं? ये तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन का जो D ब्लॉक के जो एलिमेंट है, जैसे Fe यहाँ है, यहाँ कॉपर है, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी एक अलग तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं D ब्लॉक के एलिमेंट। और D ब्लॉक का जहाँ तक ग्रुप की बात है, ग्रुप 12 से लेकर ग्रुप 3 to अगर लिखना चाहोगे, ग्रुप 3 to 12, जैसे ग्रुप 12 का बात करें, ग्रुप 12 में जैसे बता रहे थे, ग्रुप 12 को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिव मेटल भी कहते हैं। ग्रुप 12 तुम्हारा जैसे यहाँ से लिखें, ग्रुप 12 में है तुमको ZnCdHg, ये तुमको वोलेटाइल मेटल कहलाते हैं। ये क्या है? वोलेटाइल मेटल। ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, वोलेटाइल, VOLATILE, वोलेटाइल मेटल के नाम से इसे जानते हैं हम लोग। ग्रुप जहाँ तक तुमको है 12 हो गया। ग्रुप 11 में जहाँ तक है तुम्हें, ग्रुप 11 में जो है क्वाइंस मेटल है, ये वोलेटाइल मेटल इसका नाम है इस ग्रुप का, वोलेटाइल मेटल इसको कहते हैं। ये क्वाइंस एलिमेंट, क्वाइंस में सिक्का बनाने का काम आता था पहले, CuAgAu। अब तो बहुत से तुम्हारा क्या आ गया? CuAgAu। अब तो बहुत सारा मतलब कि एलवाई करके एलवाई फॉर्मेशन भी लोग करते हैं D ब्लॉक का, CuAgAu
AU। तो इसका जो एलिमेंट है दूसरा इसमें होता है कि ये LY फॉर्मेशन भी करते हैं, LY फॉर्मेशन, बहुत LY फॉर्मेशन में भी काम करता है ये, इसके बहुत से LY भी बनते हैं डी ब्लॉक के। तो ये तुम्हारा हो गया ग्रुप कॉपर AG CU AG AU, ये हो गया ग्रुप 12 का। तो इसका बाकी तुम्हारा जो ग्रुप 11 हो गया, ये 12 हो गया, ग्रुप 11 में ये हो गए। ग्रुप 10 में आओगे तो ग्रुप 10 में तुम्हारा इसके पहले आ जाएगा तुमको जेडन के पहले जो तुम्हारा था, कॉपर के पहले कौन जाता है तुम्हारा ग्रुप निकेल का जाता है, निकेल जैसे दैट इज 28, निकेल के नीचे आ गया तुम्हारा पैलेडियम दैट इज 46, उसका प्लेटिनम उसके नीचे होता है, ग्रुप 12 का एलिमेंट, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम इसमें आता है ग्रुप 12 में। उसके बाद तुम्हारा ग्रुप 10 में आ जाओ, कोबाल्ट आता है, उसका कोबाल्ट के नीचे आता है तुमको TC टेक्नीटियम, कोबाल्ट के नीचे आ गया तुम्हारा कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट रेनियम आ गया, कोबाल्ट के नीचे कोबाल्ट आ गया तुमको, और उसके बाद रेनियम 75 इसमें आएगा, इसमें तुम्हारा आ जाएगा उसका इरिडियम आ जाएगा इसमें, हाँ 77। तो तुम्हारा इसमें जो एलिमेंट हैं तो ग्रुप 10 के, ग्रुप 9 के, और तुम्हारा इधर जो ग्रुप जो है तुम्हारा, अब जैसे तुम्हारा आता है इधर से ग्रुप 3 में आ जाए, तो ग्रुप 3 में जब आते हैं हम लोग, ग्रुप 3 में जैसे देखते हैं तो ग्रुप 3 में कौन कौन एलिमेंट हैं, ग्रुप 3 में आते हैं तुमको तो स्कैंडियम है, इरिट्रियम है और लेंथेनम है और फिर एक्टिनियम है, AC। तो ग्रुप 3 में, तो ग्रुप 3 में ही यहीं से तुम्हारा है, यहीं पर ग्रुप 3 दैट इज 57 ये है और ये 89 है इसका। यहीं पर ग्रुप 3 में यहाँ से यही तुमको जो है यहाँ F ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है, F ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट का कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रम से N-2 F 1 से 14 हो जाएगा, N-1D 1 से 10 हो गया, NS 0 से 2 हो गया। ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है इसका। इस जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जो तुम्हारा होता है ये 2 सीरीज में है, आफ्टर जो 2 सीरीज हो गया 4F सीरीज है एक, इसमें 4F सीरीज, एक 5F सीरीज है इसमें। इसको हम लोग लेंथेनाइड्स के नाम जानते हैं, लेंथेनाइड्स, ये हो गया एक्टिनाइड्स। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 58 to 71, इसका है 90 to 103। तो ये सब तुम्हारा जो एलिमेंट है ये तुमको काफी इसके बारे में तो बहुत, मतलब कि ये जो तुमको बहुत से एलिमेंट है इसमें जो +3 ऑक्सीडेशन से शो करते हैं अक्सर, और ये काफी रिएक्टिव मेटल भी है इसमें F ब्लॉक एलिमेंट में, जिसकी रिएक्टिविटी के कंपैरिजन आप कैल्शियम, आप मैग्नीशियम या स्ट्रोंशियम इन सबों से आप कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, इस तरह के कंपाउंड से आप इसकी तुल्य रिएक्टिविटी के कंपैरिजन आप कर सकते हैं। ब्लॉक एलिमेंट में काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स भी हैं, इसमें जो रिएक्टिव इसमें सारे मेटल्स ही हैं, इसमें ये भी रिएक्टिव मेटल ही है, और इसमें कुछ LY वगैरह बनाने में भी इसका काम आता है, जिसमें कि तुमको जो कि आखिरकार जिसमें कि हम लोग बुलेट प्रूफ कहते हैं, उसके लिए भी मिस मेटल करके एक LY बनता है, वो जो कि इसमें काम भी आते हैं। तो इस प्रकार से इन सबों की कुछ मैंने विशेषताएं बता दी, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक। और अब हम लोग जो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग का है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड्स हम लोग देखें। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इन सबों के। तो तुम लोग ये सब जो क्वेश्चंस हैं इसका जो एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में बना लोगे, एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पलर के भी बुक्स आते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस बनाओगे इसका। और आईशूल ऐप पर भी तुम जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उसमें भी तुम जाकर के क्वेश्चंस वे ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हैं, सारे तरह के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। जेई मेंस हो या नीट हो, जेई एडवांस हो, सारे सबके क्वेश्चन मिल सकते हैं। और उसमें जिसमें भी दिक्कत हो, किसी भी सब्जेक्ट में तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी में पढ़ने में तुम्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, तो किसी में भी दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो राइशूल ऐप के माध्यम से। राइशूल ऐप माध्यम पर हमारे कॉन्टैक्ट के नंबर दिए हुए हैं, तुम अपने पर्सनल जहाँ भी मदद की जरूरत है, पर्सनल गाइड के लिए भी तुम यूज कर सकते हो उस ऐप को, जहाँ तुम्हें पर्सनल भी अपना ट्यूशन के लिए तुम्हें मदद मिल जाएगी। और उसमें जो कि सभी के वीडियो भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज भी हैं, लाइव क्लासेस भी उसमें सुविधा है। तो इस प्रकार से पढ़ने के लिए सारे एक कंप्लीट ऐप है, जिसमें तुम आप बोर्ड के एग्जाम की हो या तुमको जेई मेंस, जेई एडवांस, जेई या नीट, इन सबों के एग्जाम की तैयारी भी उससे की जा सकती है। तो हम लोग
अब देखते हैं एटॉमिक रेडियस, जो फिजिकल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस है, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी, चलिए लिखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो पहला चर्चा करेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस की चर्चा करेंगे। एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस जो है तुमको, एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रॉन का कोई सर्टेन, एटॉमिक रेडियस का एक तो बहुत साइज छोटा होता है, पिकोमीटर में रेंज में आता है, 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में। और दूसरा है कि एटॉमिक रेडियस कोई इलेक्ट्रॉन की एक डिफिनिट बाउंड्री नहीं होती, इसलिए एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करना मुश्किल होता है। एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन हैज नो डिफिनिट बाउंड्री, इलेक्ट्रॉन हैज नो डिफिनिट बाउंड्री, नो डिफिनिट बाउंड्री। तो ये बाउंड्री जब डिफिनिट नहीं होती है तो एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। तो न्यूक्लियस से लेकर हम लोग का एक आइडिया है, न्यूक्लियस से लेकर के इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब उसकी डिफिनिट बाउंड्री ही नहीं होगी तो उसको डिफाइन करने में भी क्या होगी, कठिनाई होगी। तो इसके लिए हम लोग 2-3 तरह से इसको डिफाइन करते हैं। जैसे एक हम लोग डिफाइन करते हैं कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या डिफाइन करेंगे कि जो नॉन मेटल हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड बना लें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का जो जब दो एटम जो कि एक मतलब डाइवेलेंट एटम, डाइवेलेंट जो कि तुम्हारा मॉलिक्यूल हो, जिसके में कि डाइवेलेंट का मतलब कि जैसे कि H2 है, जैसे H2 है, Cl2 है, ये सब क्या करते हैं, ये सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि H एटम ये यहाँ है और एक H एटम इधर हुआ, एक एटम ये हुआ, एक एटम ये, इस तरह का बनाया। तो इन दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जैसे कि क्लोरीन के केस में ये होता है तुमको डिस्टेंस 198 पिकोमीटर। ये क्लोरीन के केस में, ये Cl अगर एटम है, ये Cl है, तो उसके केस में जैसे होता है 198 पिकोमीटर, 198 पिकोमीटर होता है। तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ जो होगा, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। दोनों के बीच के डिस्टेंस का हाफ। तो क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन क्या होगा तुम्हारा, कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, पहले डिफिनेशन क्या हो गया, कोवेलेंट रेडियस का क्या कह सकते हैं हम लोग, जब दो कोई जो एटम है जिसका क्या, जो नॉन मेटल जनरली है, वह क्या बनाएगा, नॉन मेटल जो है तुमको क्या करेगा, उसके जो कि न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस, जबकि वो क्या बनाए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो दो उसके कोई एटम जो कि क्या बनाए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो उसके जो कि न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ क्या कहलाए, कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। क्या कहते हैं, तो कोवेलेंट रेडियस का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, द हाफ ऑफ डिस्टेंस between nuclei of between nuclei of two atoms bonded with single covalent bond is called कोवेलेंट रेडियस। तो ये जनरली किसके लिए डिफाइन होता है, नॉन मेटल के लिए, ये जनरली डिफाइन है नॉन मेटल के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा ये डिफिनेशन हो गया कि जो कि तुम्हारा क्या हो गया कि कोवेलेंट रेडियस के जो कि होगा तुम्हारा, जबकि दोनों क्या बनाए, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का हाफ, द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू सिंगल बॉन्ड से जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है उसके बीच के एटम का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ग्रुप में तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ Cl कितना हो गया, तो यहाँ पे देखो डिफिनेशन के मुताबिक
रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियस भी कह सकते हैं इसको, कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl एटम इज इक्वल टू क्या आ गया 198/2 इक्वल्स टू 99 पिकोमीटर। तो ये तुम्हारा हो गया 99 पिकोमीटर, इसका रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। दूसरा तुम्हारा होता है डिफाइन, अब इसके बाद आता है तुम्हें कोवेलेंट रेडियस के बाद अब तुम्हें आता है आयनिक रेडियस की बात करते हैं, मैंने दैट मेटेलिक रेडियस अब है। दूसरा जिसमें डिफिनेशन आता है मेटेलिक रेडियस, तो नाम से ही पता चला जो मेटल का होगा मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस क्या होता है, मेटेलिक रेडियस जबकि मेटल जो होते हैं जो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ देते हैं बाहर। तो जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस सेल के होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे मेटल। तो मेटल के जो केटायन होते हैं, मेटल के जो केटायन है, जैसे कि तुम्हारा एक मेटल का जो केटायन जैसे कॉपर का है, कॉपर है Cu2+, तो तुम्हारा Cu+ हो गया, कॉपर का केटायन है ये, और एक दूसरा कॉपर का है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है तुम्हारा 256 न्यूक्लियस का 256 पिकोमीटर। तो इसका जो एटम हो जाएगा तो रेडियस ऑफ मेटेलिक रेडियस ऑफ क्या हो गया, कॉपर कितना हो गया, मेटेलिक रेडियस ऑफ कॉपर जो तुम्हारा कहलाएगा 256/2 पिकोमीटर, दैट इज इक्वल टू 128 पिकोमीटर कहलाएगा ये। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ कि मेटेलिक बॉन्ड जब फॉर्मेशन करेंगे कोई नॉन मेटल, तो उसके बीच में जो कि मेटेलिक बॉन्ड जब कोई मेटल फॉर्म करेगा उसके केटायन के बीच के डिस्टेंस, केटायन दो कंसेक्यूटिव जो कि तुम्हारा केटायन है उसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ। तो द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन nuclei of two consecutive cations, two consecutive cations of atom is called metallic radius कहलाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ग्रुप में देखो कॉपर का जो है, कॉपर का तुम्हारा कितना हो गया 128 पिकोमीटर डिफाइन हो गया तुम्हारा जो है। इसके बाद होता है जो कि अब जैसे नोबल गैस है, नोबल गैस क्या होता है, नोबल गैस तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, तो उसके लिए डिफाइन होता है वेंडर वाल रेडियस। तो ये क्या होगा तुम्हारा न्यूक्लियस टू लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। तो जाहिर है कि वेंडर वाल रेडियस क्या होगा तुम्हारा, आर जो रेडियस है वेंडर वाल रेडियस सेम एटम का किससे, कोवेलेंट से ज्यादा ही होगा, कोवेलेंट से भी ज्यादा, कैटायनिक से भी ज्यादा होगा। इसलिए जो ग्रुप 18 के लिए डिफाइन किया गया, ग्रुप 18 एलिमेंट दैट इज नोबल गैस के लिए ये डिफाइन किया गया, क्योंकि वो क्या नहीं करते हैं, फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब बात रही इसके ट्रेंड्स की, बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये डिफिनेशंस वगैरह हो गया, समझ में आ गया होगा कि इसका क्या होगा, कोवेलेंट के लिए रेडियस डिफाइन करते हैं हम लोग नॉन मेटल के लिए, जबकि वो क्या करें दोनों नॉन मेटल बनाए। तो जाहिर है कि ये जो गैपिंग तुम्हारा वेंडर वाल रेडियस तुम्हारा जैसे कि दो बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से लेकर, लेकिन जब कोवेलेंट रेडियस बनाता तो ये तो तुमको जो ओवरलैपिंग हुआ उतना डिस्टेंस घट गया। तो ये कंसेक्यूटिव न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इसलिए कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, इससे कम हो जाता है कभी वेंडर वाल रेडियस से। तो ग्रुप 18 का एलिमेंट चूंकि ये बनाता ही नहीं है, तो फिर आप उसको जब डेवलप बनाएगा ही नहीं तो कैसे आप उसका निकाल सकते हैं। तो ये डिफिनेशन ग्रुप 18 में काम नहीं करता है। मेटल भी क्या होता है, मेटल भी इस तरह के बॉन्ड नहीं बनाते हैं। मेटल क्या करते हैं, वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, तो वो भी तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे नहीं। तो मेटेलिक बॉन्ड के रूप में जब रहेंगे तो उसके केटायंस के बीच के डिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, हमको मेजर करेंगे, तो उसके आधार पर क्या होगा, उसका मेटेलिक बॉन्ड डिफाइन होगा। तो हम लोग जब मेटल के संदर्भ में कभी एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो उसका मेटेलिक बॉन्ड का ही मेटेलिक रेडियस की बात कर रहे हैं। जब हम लोग नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसके कोवेलेंट रेडियस का डिफाइन करते हैं। और ग्रुप 18 एलिमेंट की अगर बात करें तो आप वेंडर वाल रेडियस की बात करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, तीनों के लिए अलग अलग, लेकिन उसको एटॉमिक रेडियस ही जनरल क्या सब टर्म दिया गया है, एटॉमिक रेडियस ही दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, इसका देखते हैं एटॉमिक रेडियस का। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, इस सब जो तुम नोट्स चाहोगे, नोट्स तुम डायरेक्टली ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर ऐसे नोट्स तुमको मिल जाएंगे, जो तुम्हारा जो भी टॉपिक का चाहिए तुमको पीरियोडिक टेबल के भी मिल जाएंगे, सबके नोट्स मिल जाएंगे। तो अब है तुमको इसका जहां तक है तुमको
पीरियोडिक ट्रेंड्स देखते हैं हम लोग। Trends of atomic radius, trends of atomic radius in periodic table, in periodic table। इसमें क्या ट्रेंड है? तो atomic radius decreases left to right in period, ये जनरली लेफ्ट राइट इन पीरियड। और दूसरा होता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। ये क्या होगा तुम्हारा? ग्रुप में नीचे आने पर बढ़ेगा। ये दोनों ट्रेंड हो गए। तो ट्रेंड क्या होगा? लेफ्ट राइट क्या हो गया इधर? ये डिक्रीज इन पीरियड, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। ये तुम्हारा टॉप टू बॉटम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो यही हुआ लेफ्ट राइट डिक्रीज। ये जनरल हुआ, जनरली ऐसा है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं इसके। अब जाहिर है कि एक ये भी चर्चा करते क्यों इधर डिक्रीज करेगा। तो देखो यहां जैसे कि क्या है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कभी भी क्या होता है, नंबर ऑफ लेफ्ट टू राइट जाने पर इन पीरियड अगर बात करें पहले इन पीरियड, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर लेफ्ट टू राइट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट चार्ज, कौन सा चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? उसका जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा एटम है या न्यूक्लियस होता है, तो ये जो तुम्हारा है ये क्या होगा तुम्हारा? तो ये जो तुम्हारा है एटम को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या होगा? चार्ज बढ़ने के साथ ये बढ़ती है। इसलिए ये जनरली क्या होता जाएगा? तुमको लेफ्ट टू राइट क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसके कारण कि इसका अट्रैक्शन क्या होगा? ये ज्यादा मोर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? पावरफुल होते जाएगा। तो वो क्या हो जाएंगे? वो थोड़ा जो रेडियस है कुछ कम हो जाएगा। और चूंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट तो बढ़ते नहीं है, ग्रुप में क्या होगा तुम्हारा? नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन्स सेम। ऑर्बिट का नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा तुम्हें? डजंट चेंज। ऑर्बिट सबका सब, जैसे सेकेंड पीरियड में आप जा रहे हैं तो 2 ही पीरियड रहेगा, 2 ही सेल रहेगा आपका। थर्ड पीरियड में जाएगा 3 सेल ही रहेगा। तो पीरियड में सेल नहीं बढ़ता है, लेकिन क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज होते जाता है लेफ्ट राइट। इसलिए क्या होगा? उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है। तो जनरल ट्रेंड है। और उसके बाद देख लेते हैं उसका, जैसे कि इसलिए जनरल ट्रेंड अगर देखें तो ये तुम्हारा ऑबे भी करेगा इसको। जैसे कि तुम्हारा क्या है? लिथियम का तुम्हारा रेडियस क्या होगा? लिथियम है, इसका रेडियस बड़ा होगा। लिथियम से छोटा कौन होगा? बेरिलियम। फिर इसका होगा बोरोन, फिर इससे बड़ा होगा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और जाहिर है कि इसमें जब हम लोग ग्रुप 18 को इसमें बात नहीं करते हैं, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर क्या होगा तुम्हारा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तक बात करेंगे, और एक्सेप्ट ग्रुप 18 नहीं। तो ये जो ट्रेंड हमने कहा था एक्सेप्ट ग्रुप 18, ये तुम्हारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें वेंडर वाल रेडियस डिफाइन होता है। तो जो हमने बात कहा कि यहाँ बढ़ते जाता है, कहाँ तक का बात कर रहे हैं? नॉट ग्रुप 17 तक का। और ग्रुप 18 में तुम वेंडर वाल रेडियस डिफाइन हुआ तो उसके लिए नहीं है ये ट्रेंड। अब है तुम्हारा, इसके बाद आता है ग्रुप वाइज आते हैं। अब हमको ग्रुप वाइज क्या होगा? जब वो टॉप टू बॉटम आते हैं इन ग्रुप, जब चर्चा करें इन ग्रुप, तो ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस। ऑर्बिट इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? न्यूक्लियर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेज। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीजेज। न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेज, फलस्वरूप क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। यही जनरल ट्रेंड है तुम्हारा।
टॉप टू बॉटम क्या होगा, जाने पर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा। ऑर्बिट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बढ़ते जाएगा, पहले एक ऑर्बिट है, दो हो गया, तो न्यूक्लियस डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियस डिस्टेंस आपका बढ़ते जा रहा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कमजोर पड़ता जाएगा, वीक होता जाएगा, और इस प्रकार से आपका रेडियस में क्या होता चल जाएगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस इसी ढंग से बढ़ जाती है। तो इसका यह होगा तुम्हारा टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज करेगा। दूसरा हो गया तुम्हें ये, और जहां तक कि इसका जहां तक एक ग्रुप 1 का आप एग्जांपल, ग्रुप में लिथियम का साइज क्या होगा, सबसे छोटा, उससे बड़ा हो गया सोडियम, सोडियम से बड़ा हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम, सीजियम से बड़ा फ्रांसियम। तो ये तुम्हारा ट्रेंड भी हो गया एटॉमिक रेडियस का, और उसके डिफिनेशन भी हो गए। अब हम लोग इसी में मतलब इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग आयनिक रेडियस की चर्चा करते हैं। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस की चर्चा करते हैं। आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस में दो तरह के आयन बन सकते हैं। एक तो केटायन, जो कि केटायन है, तुम्हें केटायन जो है तुम्हारा केटायन रेडियस लेस देन पेरेंट एलिमेंट, लेस देन रेडियस ऑफ केटायनिक रेडियस लेस देन पेरेंट एलिमेंट रेडियस, पेरेंट एलिमेंट रेडियस। मतलब जैसे कहना रेडियस ऑफ Na प्लस जो होगा वो Na से छोटा होता है। और उसके बाद है तुमको एनायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस ग्रेटर देन पेरेंट एलिमेंट रेडियस। तो रेडियस ऑफ Cl माइनस ग्रेटर देन क्या होगा, रेडियस ऑफ Cl। तो Cl का जो निगेटिव आयन है इसका रेडियस इससे बड़ा होता है। तो ये तुम्हारा हो गया Na प्लस का क्या हो गया, Na से छोटा होगा, Cl माइनस का Cl से बड़ा होगा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात रहा क्यों होते हैं, तो जाहिर है कि जब केटायन बनते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जो उसके जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो कि तुमको न्यूक्लियर अट्रैक्शन में तो कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि इलेक्ट्रॉन घटने से क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन को जो कि मतलब जो रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन को, या जिसको हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, उसमें कमी आती है। जैसे यहाँ न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये उसके अट्रैक्शन से शील्ड करते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका घटता है तो अट्रैक्शन तो और क्या होगा, पावरफुल ही होते जाएगा। जो इस इलेक्ट्रॉन को इसके ये इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कहीं से भी, तो इसकी जो रिपल्सन एबिलिटी है, ये रिपल्स करने की, या उसको कहते हैं पेनिट्री, इसको सील्ड करने की, न्यूक्लियस एटॉम न्यूक्लियर चार्ज से जो अट्रैक्ट हो रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जहाँ तक है बचाता ही है न्यूक्लियर अट्रैक्शन से। और इसके न्यूक्लियर अट्रैक्शन में जैसे ही इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कमी होगी, केटायन जब बनता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटता है, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कमी होगी तो ऑफकोर्स इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मजबूत ही होगा। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है स्ट्रांग होगा तो केटायनिक रेडियस जो है वो जाहिर है कि पेरेंट रेडियस से कम हो जाएगा। और बहुत से केस में तो ऐसा भी होता है कि जैसे कि सोडियम के ही केस में बात करें, Na प्लस में दो ही 1s2 2s2 2p6 दो ही ऑर्बिट हैं, और Na की जहां तक बात करें उसमें 1s2 2s2 2p6 3s1, तो तीन ऑर्बिट है। तो यहाँ तो एक ऑर्बिट भी कम हो गया तो ऑफकोर्स इसके जो रेडियस है वो छोटा हो जाएगी। एक तो अगर रेडियस नहीं भी कम होता, अगर ऑर्बिट नहीं भी घटता है, तब भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावरफुल ही होना है, बिकॉज के इलेक्ट्रॉन के नंबर घटने से उसका रिपल्सिंग एबिलिटी या शील्डिंग एबिलिटी में कमी ही आती है। और जहां तक यही इसी के ठीक विपरीत अगर कहें, इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि आपका जो रिपल्सन एबिलिटी या कहें शील्डिंग एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आपका
ज़्यादा हो रहा है, तो वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन से क्या करेगा, वो आपको कम, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम इफेक्टिव होगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम इफेक्टिव होगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जाहिर है कि तुम्हारा क्या होगा, अगर ऑर्बिट बढ़ जाता है तो और भी ज़्यादा रेडियस में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका मतलब ओवरऑल ये जो कैटायनिक एनायनिक रेडियस है वो किससे हो गए, एटम जो उसके पेरेंट एलिमेंट के जो रेडियस से है वो अधिक ही होगी। तो ये तुम्हारा हो गया इसका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में। दूसरा है तुमको इसका रेडियस के बाद इसमें देखते हैं कि एक तुमको सम आयनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसको कह सकते हैं हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो। जैसे देखिए आपका है Al3+ है, जैसे Al3+ है, एक है Mg2+ है, Na+ है, F- है, O2- है, N3- है। ये सब में देखें क्या है, इसमें जैसे कि Al में के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 13 में 13 प्रोटॉन हो गए और 13 इलेक्ट्रॉन भी हुए एल्यूमिनियम में, लेकिन इसमें 3 हटा दिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी देखें तो आपका 12 में 2 घट गया तो 10 हो गया। तो इसमें भी सब में कितना है, इसमें जैसे कि F है तो 9 होता है, 9 में 1 बढ़ गया माइनस होने से तो 10 हो गया। नाइट्रोजन में 7 होता है तो 3 बढ़ गया 10 हो गया। तो सारे जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही हैं, इसमें सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। तो रेडियस इसमें किसका ज़्यादा कम होगा, ये सवाल है। सभी आयन हैं, इसमें रेडियस किसका ज़्यादा होगा, तो रेडियस किसका, जाहिर है कि अगर कुछ तर्क यूज करो तो एल्यूमिनियम के कितने हो, 13 प्रोटॉन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आपका 10 ही है सब में, लेकिन इसमें 13 प्रोटॉन है, इसमें 12 है, इसमें 11 है, सो ऑन। प्रोटॉन क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्जेज में इसमें ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो जाहिर है कि वो अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, जैसा अभी तक लॉजिक दिया जा रहा है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो इसका रेडियस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रेडियस क्या हो जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम लोग दाहिने साइड इसमें जो है तुमको क्या होगा, रेडियस सबका सबसे अधिक कौन हो गया तुम्हारा, N3- सबसे बड़ा होने वाला है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जब क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो ये रेडियस का तुम्हारा का आयनिक रेडियस, ये रेडियस का तुम्हारा है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस धीरे धीरे क्या हो रहा है तुम्हारा, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में चार्ज के साथ बढ़ रहा है। चार्ज मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी रेडियस कम होगी। तो उसके बाद जैसे तुम्हारा है कह सकते हो, फिर जैसे कि अगर एक और जैसे कि देख सकते हो तुम्हारा जैसे कि Ca2+ है, इसमें 20 प्रोटॉन का चार्ज होगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये छोटा होगा। K+ जो 19 है, दैट इज तुम्हारा क्या होगा। फिर जैसे कि Cl-, फिर तुम्हारा S2-, ये बड़ा हो जाएगा। फास्फोरस का 3- उससे बड़ा होगा, सो ऑन। तो ये भी उसी टाइप का ट्रेंड रखेगा। जाहिर है हमने जो है जहाँ तक नोबल गैस है उसको नहीं रखा, क्योंकि नोबल गैस का साइज बड़ा होता है, बिकॉज उसका वेंडरवाल रेडियस डिफाइन होता है, तो वो उस साइज में अपने लगभग अपने पीरियड के एलिमेंट से लगभग सबसे बड़ा होता है। अक्सर मतलब जनरली जो है तुमको वो अपने पीरियड के सारे एलिमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है उसका साइज में। तो ये हो गया तुम्हारा कुछ आयनिक रेडियस और उसके कुछ ट्रेंड्स हो गए। तो ये तुम्हारा ट्रेंड्स क्या हो गया, कैटायनिक रेडियस ऑलवेज लेस देन देयर पेरेंट एलिमेंट रेडियस, एंड आयनिक रेडियस इज ग्रेटर देन पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट जो एटम है उसके रेडियस से बड़ा होता है। तो ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू। अब इसको हटा सकते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा हो गया अब तुम्हारा इसके बाद है, इसके बाद इसमें जो तुमको कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और तुमको इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो ये इस लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर है जिसमें कि हम लोग चर्चा करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की। और उसके अलावा उस लेक्चर में जो है तुमको केमिकल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी, इन सबों की चर्चा भी करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।